सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अनुवादिनी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं बच्चों के, उसे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ पाओगे। उसके लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम याद रखना अनुवादिनी है। और कितनी भाषाओं में ये ट्रांसलेट करेगी? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ताकि स्टूडेंट अपनी मातृभाषा में स्टडी कर पाए। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी छात्रों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में अध्ययन के महत्व पर जोर देती है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा, अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था वाराणसी में जो तमिल संगम कार्यक्रम था, वहां पे मोदी जी ने हिंदी में भाषण दिया था और उस हिंदी भाषण को रियल टाइम में तमिल भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था। किसने? भाषिणी एप्लीकेशन ने एआई की मदद से। याद आया आपको? अच्छा, यहां पे मैं क्या करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितने भी प्रश्न आपने पिछले 1 साल में पढ़े हैं वो सारे के सारे अभी मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, एक होमवर्क प्रश्न, कि अभी 7वीं 8वीं और 9वीं ये 3 हमारी नई क्लासिकल लैंग्वेजेस की घोषणा की है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। उनके नाम मैं आपसे जानना चाहता हूं, नाम क्या है, नाम बताओ। चलो अभी हम रिवाइज करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि भारत ने विश्व का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था जिसका नाम इंद्रजाल है। उसके अलावा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को लॉन्च किया था इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया केरल के तिरुवनंतपुरम में जिसका नाम रखा है शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा मतलब फेसबुक का नया नाम है मेटा, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के एआई आधारित एक भाषा मॉडल लामा 2 को। और मैं आपको हमेशा यहाँ पे बताता हूँ कि मेटा ने ट्विटर को, वैसे ट्विटर का नाम बदल के अभी एक्स हो गया है क्योंकि इसको एलन मस्क ने खरीद लिया है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हाँ, कि मेटा ने ट्विटर को कंपटीशन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम थ्रेड्स रखा है, ये जरूर ध्यान रखना। और अगर पूछे किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया था तो आंसर होगा उड़ीसा ने। और एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई को लॉन्च किया था, इसे ओपन एआई को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया था। और किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। और आपको याद हो तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी जिसमें भारत 5वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। बताओ किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट ने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए अभी एक प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। और इन्फोसिस ने, आपको याद होगा, 2 टेनिस प्लेयर को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था। कौन कौन है वो? एक तो राफेल नडाल है जो स्पेन से आते हैं, और एक ईगा स्विटेक है जो कहां से आती है? पोलैंड से आती है, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा एक अमेरिकी कंपनी ओपन एआई, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। जीपीटी मतलब क्या हो गया? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये जरूर याद रखना, फुल फॉर्म 2-3 बार एग्जाम में आ चुकी है ये। उसी तरह से रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। और आपको याद हो तो गूगल ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को भी लॉन्च किया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को। उसके अलावा आपको याद हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यूके में, यूके के ब्लेचले में हुआ था। और यहीं पे ब्लेचले घोषणा पत्र यानी कि ब्लेचले डिक्लेरेशन आया था, एआई सुरक्षा से संबंधित था, ये ध्यान रखना। और ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया अभी, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन ने मोदी जी के भाषणों को तमिल में अनुवादित किया था? तो भाषिणी एआई ने। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया था जिसका नाम सुवास है। और ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम कृत्रिम है। और दुनिया की पहली एआई रोबोट जो है ये कंपनी में सीईओ बनी थी, उसका नाम मीका है। और कंपनी का नाम डिक्टेडोर है, ये कोलंबिया की कंपनी है। और अभी किसने एआई ओडीसी प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पूरे साल भर में ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़े थे, मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए हैं। मतलब आप देख सकते हो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ लिया एआई से संबंधित। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। तो याद रखना, हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है।
ये दिन लड़कियों के द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो भारत की कोई महिला पहली बार इस पद पर पहुंची थी, इसीलिए इस दिन को चुना गया राष्ट्र बालिका दिवस के रूप में मनाने के लिए। अच्छा देखो, ये तो राष्ट्र बालिका दिवस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, तो याद रखना 11 अक्टूबर को होता है। और अगर आपसे पूछें कि एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, तो आंसर होगा 13 फरवरी को। वो किनकी जयंती को होता है? सरोजिनी नायडू जी की जयंती को होता है। वैसे 13 फरवरी को हम रेडियो डे भी मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी याद रखना 8 मार्च को मनाते हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। 24 जनवरी को तो 2 दिन मनाए जाते हैं एक्चुअली में। एक तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने देख लिया, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। वो भी 24 जनवरी को ही होता है। और इस बार उसकी थीम है स्थायी शांति के लिए सीखना, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। अब ये देखो, ये क्या हो गया? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। और लिंक करो आगे चीजों को, नेशनल एजुकेशन डे याद आएगा आपको। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को मनाते हैं हम नेशनल एजुकेशन डे। कब? 11 नवंबर को। तो उसी तरह से देखो, अब हमने लिंक कर करके 4-5 क्वेश्चन को एक साथ बांध लिया। तो इसी तरह से मैं आपको चीजें बताता हूं कि चीजों को जितना आपसे पॉसिबल हो चेन बना बना करके याद करो, लिंक कर करके याद करो। कॉम्बिनेशन की फॉर्म में याद करोगे तो आसानी से आपको चीजें याद रहेंगी, चीजों को आसानी से बांध पाओगे। और वैसे इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे डेज में आपको रिवाइज कराता हूं, लेकिन आज नहीं कराऊंगा। आज आप खुद से कोशिश करें इस महीने में अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मना लिए और आपको कौन कौन से याद है। क्योंकि अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको पूरे पिछले 1 साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो रिवाइज कराने वाला हूं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ऐसा ही करा था मैंने, तो जिससे क्या है, थोड़ा रिवीजन ज्यादा हो जाता है तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेज को स्किप कर रहा हूं। डेज आप लिखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2024 में भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ मिलकर के डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट। ये हुआ भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में। मतलब अगर पूछोगे इसका आयोजन किसने किया, तो भारत ने किया, और इसमें फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात ने पार्टिसिपेट किया। ये एक वायुसैन्य अभ्यास है, एयर डिफेंस एक्सरसाइज है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? अरब सागर के ऊपर। अच्छा, ये डेजर्ट से आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसी तरह की 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको और बताता हूं। एक होती है डेजर्ट ईगल। ये डेजर्ट ईगल भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में होती है। एक डेजर्ट साइक्लोन भी होती है। इसका तो आयोजन अभी हमने जनवरी में ही किया है, भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुई थी, ये राजस्थान में। एक डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज भी होती है, जिसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात करता है। कई सारे देश उसमें हिस्सा लेते हैं, जिसमें से एक भारत भी है। तो डेजर्ट से संबंधित ये 2-3 एक्सरसाइज को बता दिए, ध्यान में रखना। अच्छा, फ्रांस से कुछ याद आता है क्या आपको? फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट हैं। और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, MiG-29, जगुआर, C-130J, इन सब विमानों ने हिस्सा लिया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, पूरे 1 साल का, पिछला 1 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। यूं समझो जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक। और आप में से जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनके सामने कई बार ये शीट आ चुकी है, तो उनको याद होंगे, तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। और नए स्टूडेंट ध्यान से सुनना। देखो, एक हमने पढ़ा था ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, मिस्र में इसका आयोजन हुआ था, पहली बार भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज, ये हुआ था सिडनी में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सीसैट एक्सरसाइज, इसको होस्ट किया था सिंगापुर ने, भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। सीसैट मतलब हो गया साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग। तरंग शक्ति एक्सरसाइज, भारतीय वायुसेना इसका आयोजन करेगी, अभी 2024 में होगा, ये लगभग 12 देश हिस्सा लेंगे। जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था भारत और यूएई के बीच में, दुबई में हुआ। टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, भारत एक पर्यवेक्षक देश, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हिस्सा लिया था भारत ने। और पिछली बार जो मालाबार एक्सरसाइज है उसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड देशों के बीच में होती है, और क्वाड में 4 देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। कोमोडो एक्सरसाइज आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था, भारत ने हिस्सा लिया था। जिमैक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। और पिछले बार जापान के साथ 2 और एक्सरसाइज किए थे हमने, एक तो धर्मागार्जन और वीरगार्जन।
और ये धर्मागार्जन वाला प्रश्न किसी एग्जाम में आया था, आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। बाकी सेल्वेस एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच में हुआ था, ये केरल के कोच्चि में। और नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था, ये मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर में। और अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये सऊदी अरब में। एक था एक्सरसाइज और एक होता है एक्यूवेरियन एक्सरसाइज, दोनों हम करते हैं मालदीव के साथ में। और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था, ये बाटम इंडोनेशिया में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ था, ये यूके में। यूके के साथ हमने कोंकण एक्सरसाइज भी किया था अरब सागर में। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ये कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, ये राजस्थान में। सिंगापुर के साथ हमने अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी किया था और सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। उसके अलावा फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये तिरुवनंतपुरम में। और एफ इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और 25 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ था, ये पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। बाकी युद्ध अभ्यास ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ था, ये अलास्का में। FTX यानी कि फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये रशिया के मॉस्को में हुआ था, भारत ने हिस्सा लिया था। अभ्यास चक्रवात ये गोवा में हुआ था, इंडियन नेवी ने आयोजन किया था। संप्रीति एक्सरसाइज भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। और यह है पहला आसान संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। बाकी हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज भारत मलेशिया के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। मिलन एक्सरसाइज याद रखना, यह भी फरवरी में होगा, भारतीय नौसेना आयोजन करेगी विशाखापत्तनम में। एक काजिंद एक्सरसाइज ये भारत कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये ओटार कजाकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट है। अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश में, जो एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका है वहां पे हुआ था। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी एक्सरसाइज में हमारी वायुसेना ने समर एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। बाकी मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत श्रीलंका के बीच में हुआ के औंध सैन्य स्टेशन में। ऑस्ट्रा हिंड एक्सरसाइज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ये भी नवंबर दिसंबर के हैं, बिल्कुल लेटेस्ट। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो ये तो हो गए 2023 के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अभी जनवरी में ही देखो हमने बहुत सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं, इतने सारे हैं देखो। तो साथ के साथ करते हुए चलोगे ना तो आसानी रहेगी। जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन हमने किया भारत यूएई के बीच में, मैंने बताया आपको, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में हुआ, ये चेन्नई में। अभी अयुत्या नाम का एक्सरसाइज पहली बार हमने किया थाईलैंड के साथ में, तो ये पहली बार आप नाम सुनोगे तो ध्यान में रखना इसको। और साइक्लोन एक्सरसाइज हमने पढ़ा भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, ये इजिप्ट में हुआ था। खंजर एक्सरसाइज अभी हमने पढ़ा था भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और अभी स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज, इसका आयोजन नाटो ने किया। तो लगभग 6-7 एक्सरसाइज तो अभी जनवरी 2024 में ही हमने पढ़ लिए। और इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ रेगुलर बने रहना है, क्योंकि जब जब इस तरह की एक्सरसाइज आगे आती जाएगी, मैं रिवाइज कराता जाऊंगा, तो आप देखोगे ये आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। और याद तभी होंगी जब रिपीटेशन करोगे, रिवीजन करोगे। तो रिवीजन से घबराना नहीं है। और सेशन पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना है, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, या अगर कोई स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे कहने पे। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज मिल जाएगी आपको क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, PDF भी वहीं पर है। अब क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो राम मंदिर के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बन रहे हैं तो वो भी उसी में डाल दिए। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने देखा सबको पसंद आया, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, या तो वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, या सिंपल सा सर्च करना क्रेक एग्जाम राम मंदिर क्वेश्चन आंसर, आगे क्रेक एग्जाम जरूर लिख देना ताकि अपना वीडियो ऊपर ही ऊपर आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को अभी 96 नंबर के अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया? तो आंसर होगा टू किल अ टाइगर। तो अभी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टू किल अ टाइगर, इसको 96 यानी कि 96 नंबर के अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके डायरेक्टर हैं निशा पाहुजा, ये दिल्ली की हैं। और अकादमी पुरस्कार मैंने आपको बताया, मतलब ऑस्कर अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं इस बार, ये इसका कौन सा संस्करण है, 96 नंबर का है। अभी 10 मार्च को अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में ये दिए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं, अभी 81 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? तो याद रखना ओपेनहाइमर को। और ड्रामा कैटेगरी में ही बेस्ट
एक्टर रहे थे किलियन मर्फी, ये ओपेनहाइमर के ही एक्टर हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी लिली ग्लैडस्टोन, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए थे क्रिस्टोफर नॉलन ओपेनहाइमर के लिए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी रिवाइज करा दूं, अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था 2023 में, नवंबर में हुआ था, ये कहाँ पे, गोवा में, 54th नंबर का एडिशन था। तो 2-3 पॉइंट याद रख लो। एक तो उसमें ओपनिंग फिल्म रही थी कैचिंग डस्ट, क्योंकि ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था। और उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था किस फिल्म को, एंडलेस बॉर्डर, ये पर्शियन फिल्म है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था माइकल डगलस को। और ओपनिंग फिल्म मैंने आपको बता दी, तो क्लोजिंग फिल्म भी याद रखो, द फीदर वेट थी, ये अमेरिकी फिल्म थी। और वैसे ऑस्कर की बात है तो मैं आपको याद दिला दूं, 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड थे वो 95th नंबर के थे, वो भी चलो देख ही लो एक बार। उसमें बेस्ट फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और बेस्ट एक्टर थे ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस थी मिशेल ये। डायरेक्टर थे कौन, डेनियल क्वेन, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के ही। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था एस राजामौली की RRR के गाने नाटू नाटू को। और उसके म्यूजिक डायरेक्टर का नाम MM कीरावनी है, जिन्हें पिछले साल पद्मश्री भी मिला था, आपको याद होगा। और उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार भी एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ही जीता था, उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। तो अभी तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस पार्टी के, रेवंत रेड्डी, अभी उन्होंने गृह ज्योति योजना शुरू की है। तो इस योजना में क्या होगा, इसमें 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और ये योजना गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि हर BPL कार्ड धारक को इस योजना के तहत बेनिफिट मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और अभी आपको याद होता, तेलंगाना सरकार ने आरोग्य श्री योजना भी शुरू की थी, एक तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। तो बात यहाँ पे तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना, कैपिटल हैदराबाद है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। आपने कहा मुख्यमंत्री बन गए रेवंत रेड्डी, लेकिन गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। आपको याद होगा अभी तेलंगाना में कनुमा त्योहार मनाया गया था, और 2024 में भारत में ई-प्रिक्स का दूसरा संस्करण ये हैदराबाद में ही होगा। अभी बथुकम्मा फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया गया था, जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। और एक बुनालू त्योहार भी याद रखना, बड़ा फेमस है यहाँ पे। उसके अलावा भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये बनाया गया हैदराबाद में, लंबाई है 23 किलोमीटर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये लॉन्च हुआ हैदराबाद में। ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था हैदराबाद को। उसके अलावा अगर पूछे कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित होगा, तो आंसर होगा तेलंगाना में। अभी तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हैदराबाद में अंबेडकर जी की स्टेचू का अनावरण किया था हुसैन सागर झील के किनारे, जिसकी हाइट है 125 फुट, और उसका निर्माण किया था रामवी सुतार ने। अच्छा ये बताओ, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको यहाँ मिलेगी, जो कि रामप्पा मंदिर है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी उसको बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे 2023 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शुभमन गिल को। अच्छा पहले यहाँ बात करें कि ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्रिकेट में दिया जाता है। ये कौन देता है? BCCI देता है। और BCCI ने भी हैदराबाद में ये अवार्ड्स प्रदान किए। और गजब तो ये हो गया कि 4 साल से इसने ये अवार्ड नहीं दिए थे, और अब एक साथ 4 सालों के दे दिए, 4 सीजन के दे दिए, 2020, 2021, 2022 और 2023। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हो गए। मतलब ये वही स्थिति हो गई है जब कोई स्टूडेंट पूरे साल भर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता, सोचता है करंट अफेयर्स ही तो है, लास्ट में पढ़ लूंगा, और लास्ट में जब एग्जाम बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखता है तो क्वेश्चंस का ढेर लग जाता है, करंट अफेयर्स का ढेर लग जाता है। तो अब यहाँ पे भी इन्होंने 4 साल से तो अवार्ड नहीं दिए, और एक साथ अब 4 साल के दे दिए। चलो यहाँ पे तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो 2023 वाला है वो बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिस्ट लगा दी है, तो एक बार उसे पढ़ लेना आप। तो बात करें 2023 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड किसे मिला, तो शुभमन गिल को मिला। और ये अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है। तो पुरुषों में तो मिला है शुभमन गिल को, वहीं अगर महिलाओं में बात करें, यानी कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन फीमेल फॉर 2023 कौन रही, तो दीप्ति शर्मा है। और इनके अलावा आजीवन उपलब्धि के लिए, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए CK नायडू अवार्ड दिया जाता है, जो मिला है फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। ये पॉइंट भी आप जरा ध्यान में रखना। देखो BCCI में आप जानते हो हेड कौन है, रॉजर बिन्नी है, और इसके सचिव सेक्रेटरी कौन है, जय शाह। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा।
और अभी बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया था किसको? अमोल मजूमदार को। और याद रखना बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बीसीसीआई ने ऑफिशियल पार्टनर बनाया था एसबीआई लाइफ को। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी कौन सी योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आपको याद होगा अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी के बाद मोदी जी ने देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत क्या होगा? देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबों और मध्यम वर्गों के बिजली बिल को कम करने के साथ साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। इसमें जो घरों की छतों पे जो सोलर पैनल लगाने का खर्चा आएगा उसका 40% सरकार देगी, 40% सब्सिडी देगी। ये इसका बेनिफिट होगा। अच्छा, यहाँ पे केंद्र सरकार से संबंधित कुछ और भी योजनाएं न्यूज में रही, वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आपको याद होगा 17 सितंबर 2023 को शुरू की थी मोदी जी ने। और याद होगा इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन मन यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान, यह भी 15 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये मार्च 2020 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी गोरखपुर यूपी से। और एक प्रधानमंत्री श्री योजना, आपको याद होगा 5 सितंबर 2022 को शुरू होती है और इसके तहत देश के 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। एक मिष्टी योजना और एक अमृत योजना भी याद होगी आपको। मिष्टी योजना की बात करें तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए थी और अमृत योजना ये रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए थी। और एक उज्ज्वला योजना भी याद रखना, जो पहले वाली थी यानी कि जो शुरुआत में थी वो 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी बलिया यूपी से। और उज्ज्वला योजना 2.0 आई थी, वो 10 अगस्त 2021 को लॉन्च हुई थी महोबा यूपी से। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान किसे चुना गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। तो देखो आईसीसी ये हर साल एक पर्टिकुलर टीम बनाता है जिसमें अलग अलग देशों के उन खिलाड़ियों को शामिल करता है जिन्होंने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। ये 3 फॉर्मेट में टीम बनाता है, वनडे में, टेस्ट में और T20 इंटरनेशनल में। और मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए टीम होती है, ये आपको पता ही है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जो भारतीय होंगे ना वही हमें ध्यान में रखने हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो अगर पहले बात करते हैं आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2022 की, तो इसमें कप्तान बने रोहित शर्मा। इसमें टोटल 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। एक तो ये रोहित शर्मा हो गए, एक शुभमन गिल है, एक विराट कोहली है, एक मोहम्मद सिराज, आप देखोगे लिस्ट आपके सामने है, कुलदीप यादव और एक मोहम्मद शमी है। वहीं वुमेन्स वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 में बात करेंगे यानी कि महिलाओं की टीम में, तो इसमें एक भी भारतीय महिला नहीं है। पर कप्तान कौन है? वो है चामरी अट्टापट्टू, वे श्रीलंका की है। बाकी टेस्ट टीम में बात कर लेते हैं पुरुषों की, तो आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023, इसमें कैप्टन तो पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इसमें 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। और आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2023 की बात करेंगे तो इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल है, उनका नाम दीप्ति शर्मा है। और कप्तान श्रीलंका की जो कप्तान है चामरे अत्तापत्तू, वो बनी थी। और वहीं पुरुषों में बात करेंगे तो 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव ये कप्तान बनाए गए, बाकी यशस्वी जायसवाल हो गए, रवि बिश्नोई हो गए और अर्शदीप सिंह हो गए। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, ये प्रश्न मैं आपको बता भी चुका हूँ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है और अभी तो मैंने आपको बताया ही है। अब आप बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। यूं कहते हो ना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, एग्जाम में आने वाले प्रश्न बता दो, तो ये वही प्रश्न है एग्जाम में आने वाला। बाकी आईसीसी स्थापित 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है, सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सोरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो ये सैटेलाइट का नाम है सोरैया, लॉन्च किया ईरान ने। किस रॉकेट से? क्यूम 100 रॉकेट से। और अगर पूछे नूर ये किसका सैटेलाइट है, नूर उपग्रह किसका है? ये तो ईरान का है। आप बताओ नूरी जो है वो किसका है? नूर तो ईरान का हो गया, नूरी किसका है? और मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था
कभी किस देश की भाषा को हमने हमारी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में चुना, नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज, तो वो ईरान ही है। कौन सी भाषा? ईरान की फारसी। बाकी ईरान की कैपिटल तेहरान हो गई। यहाँ पे रामसर नाम का एक स्थल आपको मिलेगा जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, वेटलैंड संरक्षण के लिए, इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम। और अभी चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन सा बना था? जापान बना था। उस मिशन का नाम है मून स्नाइपर। और यहाँ की नई करेंसी क्या है? तोमान है। प्रेसिडेंट तो इब्राहिम रईसी आपको मिलेंगे। बाकी आपको याद होगा अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था हार्मून नाम से, उसका नाम ईरान ने ही रखा था। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था ईरान ने फतेह नाम से अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया था, और उससे पहले खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था इसने। और अभी दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया था, वे ईरान से ही थे। और वैसे ईरान से 2 महिलाओं के नाम आपको और याद आएंगे, उनको अवार्ड मिला था। एक तो नरगिस मोहम्मदी, नोबेल पीस प्राइज 2023 का मिला था, और महसा अमीनी यूरोपियन यूनियन का सखारोव पुरस्कार 2023 इनको मिला था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूनाइटेड नेशन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, जिसमें सदस्य देश है 193, और इसके 78वें सत्र के जो अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस, ये अभी भारत की 5 दिनों की यात्रा पर आए हैं। और एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ये कि इनका संबंध किस देश से है या ये किस देश के हैं, तो याद रखना त्रिनिदाद और टोबैगो। और ये जिम स्केयर वाला प्रश्न भी पूछा गया था एग्जाम में, ये अपॉइंटमेंट हुआ था अभी। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अध्यक्ष बने थे ये जिम स्केयर। ये किस देश के हैं? ये यूके के हैं। और क्यू डोंगयू फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने अभी फिर से। और एडगर्स रिंकेविक्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे। वैसे अभी ये लातविया के भी नए प्रेसिडेंट बने थे। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है आपको। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कराऊंगा और सेशन एंड करेंगे फिर। तो पहला प्रश्न पूछा था, किसे उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा डॉक्टर रितु और नवीन तिवारी को। फिर पूछा, किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? कर्पूरी ठाकुर। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया? किर्गिस्तान के साथ हिमाचल प्रदेश के बकलों में। पराक्रम दिवस मनाया आपने 23 जनवरी को। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने कौन? मान सिंह। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया किसे? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। और अभी जनवरी में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन एक्सरसाइज किया? इजिप्ट के साथ, इजिप्ट में ही। ICC ने वर्ष 2023 के लिए महिला T20 इंटरनेशनल टीम की घोषणा की, इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया? दीप्ति शर्मा। डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ? जैसलमेर में। और आखिरी प्रश्न था कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है ताई जू यिंग ने। अभी कल का प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया? तो प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका प्रश्न,